प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय द्वीप। ठीक है, भारतीय महाद्वीप के या भारतीय उपमहाद्वीप के द्वीप, उनके बारे में बात करेंगे। और द्वीप अगर आप मैप के आधार पर समझ के चले ये हो गया म्यांमार, ठीक है, और ये हमारा भारत। ये हिस्सा कहा जाता है क्या? हाँ, इसे कहते हैं अरब सागर और इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो आज आप द्वीप समझने वाले, पहले समझ लो द्वीप क्या है। समुद्र के ऊपर उठा एक छोटा भूभाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। महाद्वीप की डेफिनेशन भी ऐसी है कि जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। बड़ा भूभाग, ये छोटा भूभाग है तो ये समुद्र से ऊपर उठा रहता है, इसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब द्वीप बना कैसे? द्वीप के बनने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कारण है द्वीप के बनने का प्लेटों के विवर्तन से। एक तरीका है कि द्वीप ऐसे बन सकते हैं। कैसे वाला? मैंने आपको बताया कि समुद्र के अंदर अगर दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रही और ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई और ये पूरा इसके ऊपर पानी था यहाँ तक, तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तो ये बीच वाला भाग ऊपर उठ जाएगा और ये एक द्वीप का आकार ले लेगा। ये पहला फैक्ट है, पहला कारण है। ठीक है, समझ में आ रहा? दूसरा कारण क्या हो सकता है? अवसादों के इकट्ठा होने से। आप समझते हैं समुद्र के अंदर जो है लहरें चलेगी, ठीक है, तल पर, और ये अपने साथ या फिर समुद्री हवाएं, फिर समुद्र में होने वाले बहुत सारे विक्षोभ या समुद्र के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटियाँ, जिसके अंदर एक तरफ का पानी दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहाकर लाएगा। और एक ऐसा प्लेस जो पहले से ही समुद्र में ऊंचा है लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, समुद्र में डूबा हुआ है तब भी, तो यहाँ से अवसाद बहाकर लाए और ये हिस्सा जो था समुद्र के अंदर डूबा हुआ था, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ गहराई थी और यहाँ से लहरें या फिर सुनामी या कोई और चीज़ अवसाद बहाकर लेकर आती है। तो जब इस ऊंचे हिस्से टकराएगी तो अवसाद सारे यहीं रह जाएंगे और पहली बार अवसाद छूटे तो इतने हो गया, अगली बार फिर इससे अधिक, अगली बार फिर इससे अधिक, अगली बार फिर इससे अधिक, और धीरे धीरे ये एक द्वीप का रूप ले लेगा। तो ये दूसरा कारण है, दूसरा तरीका है, अवसादों के इकट्ठे होने से भी द्वीप बनते हैं। तीसरा प्रकार है कोरल द्वीप। मैंने जब पढ़ाया, पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, कहीं लिखवाया था कि यहाँ कोरल द्वीप है। ये क्या होता है? ये एक समुद्री जीव है, ठीक है, बड़ी संख्या में ये जीव होते हैं। इनकी मृत्यु के बाद ये किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक जीव के ऊपर दूसरा जीव, और ये इकट्ठे होते रहते हैं। इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण होता है और इस प्रकार के द्वीप को हम कहते हैं कोरल द्वीप। ठीक है, भारत में बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ द्वीप है, लेकिन जो कोरल द्वीप भारत में पूछा जाएगा तो वो अरब सागर में है। लक्षद्वीप का जो ग्रुप है वो 36 द्वीपों का समूह है। 36 में से बहुत अधिकतम द्वीप जो है वो कोरल का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ मैपिंग पर। मैपिंग आते हैं बंगाली खाड़ी पर, और बंगाली खाड़ी पर आते हैं तो बंगाली खाड़ी में बनाने शुरू करो द्वीप। ये जो 4 और 3 7
द्वीप का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कंप्लीट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जो ऊपर का हिस्सा है इसे बोलते हैं अंडमान और नीचे वाले को निकोबार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये देखो, ये सबसे उत्तर में है तो इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ये बीच में हो गया, इसको बोल देते हैं मध्य अंडमान। ये फिर दक्षिण में हो गया, इसको दक्षिणी अंडमान नाम है सबके इनके। और ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। ध्यान रखना, जिसे पोर्ट ब्लेयर का डाउट है वो पोर्ट ब्लेयर यहाँ है, ठीक है। ये कुछ ऐसी शेप है जैसे एस होता है, एस के जैसी शेप है, ठीक है। ये है लिटिल निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार। यहां इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है, यहां इंडोनेशियन द्वीप हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? इसे बोलते हैं उत्तरी निकोबार। अब यहां से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इनका डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये इसके अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम देश कौन सा है, ये अंडमान के आपसे पूछ लेता है। दो हिस्से कर रखे ना मैंने, तो इसका सबसे निकटतम हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। ये म्यांमार है जो मैंने बनाया, लिखा भी था मैंने। अगर आपसे पूछ लिया निकोबार के तो इंडोनेशिया, ठीक है। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? आपसे एक एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है। सवाल है अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये मैंने लाइन से खींच रखी ना बीच में, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये 10 डिग्री चैनल है। एक्सेप्टेड सवाल है। आपसे पूछ सकता है इंडोनेशियाई द्वीप एवं ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है, तो यहां आप लिखेंगे इंडोनेशिया नेशियन द्वीप एवं ग्रेट निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल है। इनके बीच में जो चैनल पड़ेगा यहाँ, इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है, अब ऊपर आओ। ये हमारे पास उत्तरी अंडमान है और ऊपर म्यांमार, तो ये भी पूछ सकता है आपसे उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के मध्य ये है कोको चैनल। ये एक्सेप्टेड सवाल है जो आपसे पूछ सकता है, इन परीक्षा से संबंधित है और यहाँ से आ सकता है। एक मैंने बोला अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री डिवाइड करता है। एक मैंने बोला है यहाँ, ये क्या है, इंडोनेशियाई द्वीप, ठीक है। इंडोनेशियाई द्वीप और ग्रेट निकोबार, इनके बीच में ग्रेट चैनल है। और मैंने बोला उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में क्या है, कोको चैनल है, ठीक है। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। आओ जरा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं,
सबसे जो ऊंची चोटी है वो इसी पर है 739 मीटर की। आउट ऑफ कैमरा चला गया शायद। ठीक है, ठीक है। मैं बात कर रहा था आपसे इस हिस्से पर, ये मिटा दूँ फालतू के सामान, ठीक है। यहाँ से कुछ और चीज़ें भी आएगी तो इसको मिटा देता हूँ, बस जो मैंने बताना था बता दिया यहाँ के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ बात जोड़ लेते हैं। पहली चीज़ क्या है यहाँ से जुड़ी हुई, पहली मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैं अभी आपको, यहाँ से आएगी सबसे ऊंची चोटी। हाँ, नारकोदम 739 मीटर उसी की चोटी है। और यहाँ एक सुप्त ज्वालामुखी है नारकोदम, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है। इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ठीक। हाँ, अगर आपको चालू देखना, पूरे भारतीय महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ है। नाम क्या है? भारतीय महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है, ठीक है। इसी पर है, नाम है बेरन द्वीप, ठीक है। यहाँ पोर्ट भी है और इसकी वो राजधानी भी है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट भी यहाँ है, यहाँ एयरपोर्ट भी है, पोत भी है, दोनों चीज़ यही है, ठीक है। ये लिटिल हो गया और इन तीनों का डिवाइडेशन इसके आधार पर कर दिया गया। यहाँ है इंदिरा, ठीक है। आओ यहाँ आओ, मैं बात कर रहा था कहाँ था, इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ देखो, यहाँ ये लिटिल निकोबार है और ये वाला दक्षिणी निकोबार है। इनके बीच में ये एक पास है, ध्यान रखना, ये कोई दर्रा नहीं है। अगर पास लिख दिया दर्रा नहीं है ये, हाँ, इसको बोलते पास है, लेकिन ये जल मार्ग है, यहाँ से जलयान के जाने का रास्ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये एक जलमार्ग है इन तीनों के, और इनके बीच में इतना स्पेस नहीं बन पा रहा कि जो यहाँ से कोई जलयान निकल जाए। तो इन तीनों के बीच से निकलने का और लिटिल निकोबार के बीच से निकलने का पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ एक छोटा द्वीप है, ठीक है। यहाँ एक जाति रहती है सेंटे नाइल, हाँ, जाति नहीं कहो इसे आप, मतलब इस द्वीप पर रहने वाले लोगों को इस जनजाति बोलो, इस जनजाति के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। सेंटिनल या सेंटिजल, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इसी के आधार पर इसका नाम सेंटिनल द्वीप पड़ा, ठीक है। कैसी ट्राइब है, कैसी जनजाति है, कैसे लोग हैं, ये आज भी आदि मानवों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कंदमूल पर, जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर है। इनका रहन सहन, जीवन शैली ऐसी है जैसी आदिवासियों की थी, और ये कहीं भी मॉडर्न जीवन को स्वीकार नहीं करते। जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ रहा, इस भारत पर रहा, म्यांमार तक अंग्रेज शासन रहा, तब भी अंग्रेज इस पर शासन नहीं कर पाए थे। कारण था इस ट्राइब का उनके ऊपर आक्रामक रवैया, ठीक है। अगर भारत अंग्रेज आए थे तो भारतीयों ने उनके प्रति आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था। भारतीय का व्यवहार उनके प्रति बहुत नरम दिल रहा, इनका आक्रामक रवैया रहा। ये फेमस रहा, 2002-2003 में बहुत फेमस हुआ। ये बाहर की दुनिया से किसी से कोई संपर्क नहीं करना चाहते, ना किसी के साथ जुड़ना चाहते। 2-3 बार प्रयास कर चुके। एक अमेरिकी पत्रकार था, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं इनसे संपर्क करूंगा, वो गया, फिर आया नहीं, ठीक है। एक अमेरिकी पादरी था, उसने कहा कि मैं इन सबको ईसाई धर्म की शिक्षा दूंगा और ये सब शांत हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। जब वो गया तो पता चला 3-4 दिन बाद वो पतीले में पड़ा था, ठीक है। तो जब यहाँ सुनामी आई, तो सुनामी आने पर भारत सरकार ने इन्हें हेलीकॉप्टर, इनके पास मदद भेजने की कोशिश करी, और हेलीकॉप्टर से वहाँ लैंड करने की और इनके पास इनसे मिलने की या इनकी मदद करने की कोशिश करी, तो इन्होंने उन्हें भी अनएक्सेप्टेड कर दिया और वहाँ से मारा पिटा, उधर लैंड ही नहीं करने दिया और वहाँ से चढ़ा दिया उन्हें तुरंत ही।
ठीक है, तो इसलिए ये कभी कभी चर्चा में आ जाता है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, सेंट्रल द्वीप या सेंटेनाइल द्वीप। ठीक है, ये जनजाति जो है सेंटेनाइल जनजाति यहाँ वास करती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, इसे थोड़ा सा और मिटा के अपना काम कर लेते हैं। यहाँ 3 छोटे द्वीप है, एक्सेप्टेड सवाल बन सकते हैं उनसे। हाँ, नहीं, छोटा नहीं कह सकते आप इसको, सब छोटा नहीं कह सकते, बस ये किसी कारण से फेमस रहा इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैं बात करते हैं यहाँ 3 छोटे छोटे द्वीप है। ठीक है, ये वाला द्वीप इसे कहते हैं रोस द्वीप, रोस द्वीप। एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है। अब इनके नाम बदल गए। ठीक है, नाम बदला, क्या हो गया, ये रोस द्वीप का हो गया SC बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये जो द्वीप था इसका नाम बदल कर दिया, इसका कर दिया इस वाले का शहीद द्वीप, और इस वाले का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। क्या चीज, नाम जो है इसका, हाँ वो इसी में पड़ेगी, मतलब इस जो सुषुप्त वाले में की है इसी में पड़ेगी। 739 मीटर देख रहा, चेक कर, इतना ही है कि कुछ डाउट तो नहीं है। ठीक है, तब तक इसे अपना डाउट क्लियर कर रहे हो, तब तक तुम ये समझो तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है, अगर इनके पुराने नाम भी आप नाम जानना चाहोगे तो इसका पुराना नाम था स्वराज का हैवलॉक, और इसका पुराना नाम था नेल द्वीप। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा द्वीप, क्या क्या उसकी स्थिति बनी, ये नाम आपसे पूछ सकता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो बताओ, एक्सेप्टेड सवाल है कि किस किस द्वीप का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। फिर बंगाल की खाड़ी के 2 और द्वीप है, एक व्हीलर और एक न्यूमोर, इनके बारे में और डिस्कस करूँगा। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप और एक द्वीप है न्यूमोर द्वीप, इनके बारे में फिर डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ बोलो। हाँ कुछ पर, सब पर नहीं। इन पर तो है, ठीक है, लेकिन जब इस तरफ जाएंगे अरब सागर में जाएंगे तो हाँ इन पे है, इन पर मोस्टली पे है, इन 3 पर कम है, इन पर ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं, जीवन इतना एडवांस नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इससे संपूर्ण देश से कट जाएंगे उन हिस्सों में सुविधाओं का अभाव रहेगा। अगर 7 सिस्टर्स भारत से कटे हुए हैं, कितने कट रहे हैं, बस डुडरालैंड फिर भी 7 सिस्टर का, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण भारत से कटे हुए से लगते हैं, तो वहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव रहा। ट्रेन वहाँ पहुँची बाबूजी, तो यहाँ कैसी सुविधा आप एक्सेप्ट कर सकते हो? आप सोच के देखो, यहाँ वो आप ऐसा जीवन तो जैसे आप जी रहे ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ नेट का, उसका जियो का नेट नहीं मिलता फ्री, दादा पेलने को 2 GB। बहुत सारी परियोजना चल रही, खैर नहीं 200 नॉटिकल मील, गड़बड़ हो जाएगी सर। सबकी है वो, सबके लिए है। अब ये सवाल इसने खड़ा कर दिया, पीके ने, सुनो ये क्या कह रहा, इसकी बात समझो। ये कह रहा कि किसी भी देश की सीमा 200 नॉटिकल मील तक होती है। यही मैंने म्यांमार नज़दीक दिखाया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, इधर मैंने क्या दिखाया, इंडोनेशिया। तो इसका मतलब है कि उन पर भारत का अधिकार ना होकर उन्हीं का अधिकार होता, अगर पीके के सवाल के अकॉर्डिंग चलूँ। लेकिन भारत का इस आधार पर अधिकार है, ऐतिहासिक आधार पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अधिकार में किस आधार पर है? उसका कारण है ऐतिहासिक अधिकार। भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक पुरानी जेल है जो अंग्रेजों के टाइम की है, जिसे काला पानी सजा बोलती थी, उसी जेल में बंदे को भेजते थे। तो इतिहास जुड़ रहा भारत का, तो ऐतिहासिक तौर पर भारत का अधिकार है। इसलिए अपनी रेंज से बाहर होने के बावजूद भी भारत के अधिकार में है, क्योंकि वहाँ हमारा अधिकार इतिहास जुड़ा हुआ है वहाँ से। ठीक है,
क्लियर हो गया? अब कोई डाउट हो तो बता। नहीं? अब हम बात करते हैं व्हीलर की। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, ये आपका है उड़ीसा, और उड़ीसा से चले जाओ 150 किलोमीटर आगे और यहाँ एक द्वीप पड़ता है व्हीलर द्वीप। याद करो ये वही द्वीप है जब एक अवध के नवाब ने अंग्रेजों को मार पीट कर बाहर धकेला था, तब यहाँ व्हीलर द्वीप पर अंग्रेज जाकर छिपे थे। ठीक है? ठीक बोले बिल्कुल, नवाब सिराजदौला ने। ठीक, फिर एक अंग्रेज गवर्नर आया और उसने सारे अंग्रेजों को एकत्रित करके वापस अवध के नवाब के ऊपर हमला करा था और वापस कब्जा कर लिया था। तो ये व्हीलर द्वीप है हमारे लिए किस काम का भाई? ये एक तो इसका नाम क्या बोला मैंने, व्हीलर द्वीप। इसका हो क्या गया, इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया है APJ कलाम। इसका नया नाम है APJ कलाम द्वीप। अब इसकी विशेषता क्या है? ये द्वीप भारत में किस प्रयोग में लाया जा, ये प्रयोग में लाया जा उपग्रह प्रक्षेपण में। जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो इसी से लॉन्च किए जाते हैं। कॉज क्या है, क्या कारण लग रहा है सर, क्या हो सकता है ऐसा? क्योंकि यहाँ की जो ग्रेविटी है वो पूरे भारत की तुलना में मिनिमम है। मिनिमम ग्रेविटी है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो औसतन 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व जो लगता है नीचे की ओर, बल ना कह के उसे गुरुत्वत्वरण कह सकते हैं आप। तो गुरुत्वत्वरण इतना होता है, लेकिन इस क्षेत्र में गुरुत्वत्वरण पूरे भारत की तुलना में सबसे मिनिमम है। इस कारण से हमने इसे उपग्रह लॉन्च के लिए सबसे बढ़िया माना। ठीक है, बस एक इस तरफ का एक छोटा और कर लो। यहाँ कहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनेगा, और इस डेल्टे के आगे अवसाद से इकट्ठा होकर यहाँ भी अवसाद इकट्ठे होंगे, वो डेल्टा हो गया। डेल्टे से आगे एक छोटा द्वीप बनता है, नाम था न्यूमोर। ये न्यूमोर द्वीप था। इस तरफ था का मतलब था, अभी है नहीं। क्या कारण हुआ? पहले द्वीप था, ये द्वीप बना हुआ था अवसादों से, नदियों के अवसादों से बना हुआ, और इस द्वीप को जब इस क्षेत्र में सुनामी आई तो ये द्वीप जो है खत्म हो गया। न्यूमोर का किस्सा खत्म। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे? बताओ मुझे, यहाँ तक समझने में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं अरब सागर की ओर चलूँगा। कोई डाउट है किसी का? 2014 में समाप्त हो गया था न्यूमोर। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने से थोड़ा आगे मान के चलो इसे आप, समुद्र की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर। ध्यान दो जरा बात का। ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पड़ेगा मालदीव। क्या पड़ेगा? मालदीव। इस क्षेत्र में मोस्टली जो है लक्षद्वीप मिलेगा आपको, लक्षद्वीप और उसका ग्रुप। तो जो लक्षद्वीप है ये 36 छोटे द्वीपों का समूह है। ध्यान दो जरा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लक्षद्वीप में मोस्टली द्वीप किस चीज़ के बने हुए हैं? कोरल के बने हुए हैं। इनमें से 10 द्वीप पर ही मानव वास करता है भाई। अंकुश, तेरे क्वेश्चन का आंसर है 10 द्वीप पर ही। कितने बताए? 36। 10 चले गए, 26 जो है निर्जन है, आदमी नहीं रहता और अन्य जीव रहते होंगे वहाँ। ठीक है, बात करें यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें भी ये एंड्रूस है। एंड्रूज कह लो या एंड्रूस कह लो।
ठीक है। इस तरफ के अधिकतम द्वीप जो है वो कोरल का एग्जाम्पल है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक बताओ? बस द्वीप का मैटर खत्म हो गया। हाँ, आपसे एक सवाल पूछ सकता है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है? ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और किसको अलग कर रहा? लक्षद्वीप को। इन दोनों को अलग कर रहा। बताओ यहाँ तक डाउट है क्या? कुछ नहीं है? मिटाओ, द्वीप मेरी तरफ से खत्म हो गए। सर ये 36 सारे ये आपने लिखा छोटे 36 है, मतलब छोटे बड़े सारे 36 है ना? लक्षद्वीप के साथ 36 है, वैसे यहाँ 47 है। ये क्षेत्र बड़ा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है फिर संख्या में तो, लेकिन जो लक्षद्वीप का ग्रुप है उसमें 36 द्वीप छोटे छोटे मिलकर बनते हैं। वैसे 247 से भी अधिक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ हाँ, मैंने बताया 247 से भी अधिक है। द्वीप क्या है जो बोल रहा मैंने अभी, ये बात जो तू बोल रहा 247 है। द्वीप का हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर उठ गया, पानी का हिस्सा, और चारों ओर से गिर रहा, वही द्वीप है। अब डिपेंड नहीं करता वो छोटा कि बड़ा, समझ रहे आप मेरी बात को? तो पर अब छोटे छोटे हिस्सों पर रहने जाएंगे, वहाँ व्यवस्था करेंगे, वहाँ जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, समस्या है। और समस्या है, कुछ ऐसे भी द्वीप है जो समय समय पर बाहर निकल जाए, समय समय पर डूब जाए, वहाँ भी जीवन की संभावना नहीं है। जल के विशिष्ट प्रभाव में, अलग अलग मौसमी प्रभाव में वे ज़मीन से बाहर निकल जा, और जैसे जल स्तर बढ़ेगा तुरंत ही डूब जा। ठीक है, तो इस तरह से 247 से भी अधिक है अगर आप बात करेंगे उसके बारे में तो। लेकिन जो मैंने बताया फेमस के बारे में बात करें, 247 के बारे में ना तो मैं याद करा सकता, ना एग्जाम में आ सकते। मैंने आपको एक्सेप्टेड सवाल बताए, एक ये लाइन आ सकती है 8 डिग्री चैनल, एक 10 डिग्री चैनल आ सकती है, एक ग्रेट लाइन आ सकती है जो दोनों को डिवाइड कर रही, एक ऊपर कोको लाइन, कोको चैनल, ये आपका आ सकता है। एक पास मैंने आपको दिखाया, पास आ सकता है। एक्सेप्टेड सवाल यही आ सकते हैं, बस तुम्हारे मतलब के। ठीक है, अब बात करते हैं मैदान। हमने बात कर ली आपसे अब तक, पर्वत की कर ली बात। ठीक है, पर्वत के बारे में बात कर ली, पर्वतों से निकलने वाली, खासकर उत्तर में तो नदियों की बात कर ली, दोनों सी नदी निकल रही। नदी के बारे में फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। आज बात कर रहे हैं मैदान, और मैदान का विभाजन भी इस आधार पर करेंगे कि जो नदी के आसपास का क्षेत्र होगा, यानी जिसका निर्माण नदियों के द्वारा होगा। ठीक है, तो हमने बनाया स्ट्रक्चर, एक नदी है वो पर्वत से उतरी और मैदान की ओर बढ़ी। ये नदी का मुहाना हो गया और ये नदी का हो गया उद्गम। नदी अपने उद्गम से मुहाने तक कहाँ कहाँ से होकर जाएगी ये देखना हमें। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों के नाम लिख देता हूँ पहले, भंवर, फिर उन्हें डिफाइन कर दूंगा। इसको लिख देता हूँ तराई, इसको लिख देता हूँ बांगर, इसको लिख देता हूँ खादर, ये होगा डेल्टा। इनके आधार पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा क्षेत्र होगा, मैदान होगा, किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से नदी निकली, नदी जब निकलेगी तो नदी अपने साथ अवसाद लेकर निकलेगी, इस पर्वत के हिस्से तोड़ के आओगी और उन्हें काट के अपने साथ बहाकर लेकर आओगी। जब वो लेकर आएगी तो जब वो आएगी तो एक उसके पास क्या होगी, विशेष वेलोसिटी होगी, एक विशेष वेग होगा। और जब वो विशेष वेग के साथ पानी जमीन से टकराएगा तो उस हिस्से को तोड़ देगा, ज़मीन में गहरा स्थान बना देगा। और ज़मीन में जो गहरा स्थान बनाएगा, यहाँ अवसाद इकट्ठे नहीं होने के प्रेशर के साथ, अगर होगा अवसाद तो इकट्ठा होगा तो होगी कंकड़ और पत्थर, यानी वे चीज़ जो भारी होगी वे पानी के सामने यहाँ रुकी रह सकती है, वरना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के चली जाएगी। बड़े कंकर पत्थर जो टूट का होंगे वे यहाँ रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि भंवर क्षेत्र जो है
यहाँ पानी का अत्यधिक बहाव, यानी अगर इसे आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो क्षेत्र है जहाँ नदी पहली बार धरातल से टकराती है। मैदान का धरातल का वो क्षेत्र है जहाँ नदी पर्वत से उतरते ही टकराएगी, उसे हम भंवर क्षेत्र कहेंगे। मोस्टली पथरीला मिलेगा आपको, ऊपर जाओ जहाँ नदी उतरी है, जितने पहाड़ी क्षेत्र है सब आपको पथरीले मिलेंगे, आपको जाकर देखना, ठीक है। तो ये हो गया भंवर क्षेत्र। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठेगी नदी, ऊपर उठेगी अपने साथ, अभी भी अवसाद ले रही कुछ, पर ये ऐसा क्षेत्र आ जाएगा, ये नदी इस तरह चल रही है बच्चों, देखो जरा, इस क्षेत्र में जल अवशोषण क्षमता अधिक होगी, ये जल को अवशोषित करने की अधिक क्षमता रखता है। इस कारण से इस क्षेत्र में दलदली भूमि मिल सकती है, और इस क्षेत्र में जल का जो स्तर होगा, वाटर लेवल होगा, वो बहुत ऊपर ही होता है, ज़्यादा नीचे नहीं होता तराई क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ दो प्रकार की कृषि फेमस है, एक गन्ने की और एक चावल की, ठीक है। अब इस क्षेत्र में तो ये सिस्टम हो गया, नदी लगातार स्रोत से आ रही, छोटे पत्थर अपने साथ लेकर आ रही है लगातार, तो छोटे कंकर पत्थर इस क्षेत्र में इसकी और इसकी, ध्यान दो, इसकी और इसकी तुलना में इस क्षेत्र को ऊंचा बना देंगे, इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा बांगर क्षेत्र, और वे छोटे कंकर पत्थर इस क्षेत्र में ले जाएगी। यहाँ अत्यधिक वेग होने के कारण नहीं थमे, यहाँ भी नहीं थमे, और यहाँ चले गए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये बांगर जो क्षेत्र होगा ये अनउपजाऊ क्षेत्र होगा। और खादर और इसकी तुलना में ऊंचा भी होगा, खादर से भी और तराई क्षेत्र से, दोनों से ऊंचा रहेगा। मैदान की बात कर रहा, आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या हो, ठीक है। अब आ जाओ खादर क्षेत्र, पूरे के पूरे नदी क्षेत्र में सबसे अधिक उपजाऊ होता है। एक और बात, सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल दिमाग में आ गया। अब यहाँ पुरानी मिट्टी, यहाँ मिलेगी आपको पुरानी मिट्टी। आपसे सवाल पूछा गया एग्जाम में कि पुरानी मिट्टी कहाँ मिलती है, बांगर क्षेत्र में मिलती है, और आपसे पूछा नई मिट्टी कहाँ मिलती है, ये सवाल है। ये पूरे के पूरी बेल्ट की तुलना में सबसे अधिक उपजाऊ है खादर क्षेत्र, ठीक है। यहाँ की मिट्टी बुरबुरी होगी, उपजाऊ होगा, उर्वरकता अधिक होगी, और मिट्टी नहीं होगी। जहाँ मिट्टी नहीं होगी वहाँ उर्वरकता अपने आप ही ज़्यादा होगी। अगर मिट्टी पुरानी हो जाएगी तो उससे उर्वरकता का दोहन होता रहेगा लगातार, तो वो खत्म हो जाएगा उससे मैटर। तो नई मिट्टी में उर्वरकता ज़्यादा रहेगी, क्लियर। इसके बाद नदी अपने मुहाना ही मुहाना है, मुहाने से ठीक पहले एक ऐसा स्थान जहाँ जल और नदी के साथ आए हुए सारे अवसाद इकट्ठे हो जा, इसे हम डेल्टा बोल रहे हैं। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जितने भी डेल्टा होंगे यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल आएगा, डेल्टा में कौन सा वन होता है, तो ये है मैनग्रोव। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है किसी प्रकार की परीक्षा में कि मैनग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ मिलेंगे। भारत का एक वन है, एक डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत और बांग्लादेश का साझा डेल्टा है, वहाँ मैनग्रोव वन है। अगर वन आपसे पूछ ले कि वहाँ कौन से वन है, तो वहाँ सुंदरी वन है। सुंदरी वृक्ष का नाम है, ये वन नहीं है, ये सुंदरी वृक्ष है। वन अगर पूछ लिया तो मैनग्रोव हो गए। बोलो, इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे। ये भी यहाँ से भी कई एक्सेप्टेड सवाल बन सकते हैं। हाँ नहीं, बहुत सारी कुछ नदियाँ ऐसी भी डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन 90% नदी का डेल्टा बनाने की संभावनाएं हैं। बिना डेल्टे वाली भी नदी है, ये मत कहो कि नदी जरूर डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि एक नदी का नाम है जो डेल्टा नहीं बनाती, तो उस सवाल के हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये डेल्टा सब नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकतम नदियाँ डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसाद कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करेगी तो मुहाने से पहले इकट्ठा करेगी, जहाँ इकट्ठा कर लेगी अपने साथ लाए अवसाद को, वहीं डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। और जब डेल्टा बनेगा तो डेल्टे में मैनग्रोव वन होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन टाइप उनका मैनग्रोव होगा। एसएससी ने बहुत पूछा है सवाल, 2-3 तरीके से घुमा के पूछा। अगर इसे एसएससी ने जोड़ दिया सुंदरी वृक्ष यानी कि सुंदरवन के डेल्टा से, एसएससी ने ये पूछ लिया कि डेल्टा में कौन से वन हो एक बार। दूसरी बार ये सवाल भी पूछा आपसे कि जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ कौन से वन आ रहे। एक बार डेल्टा से पूछ लिया, एक बार सुंदरवन डेल्टा से पूछ लिया, एक बार पूछ लिया कि मैनग्रोव वन होते कहाँ हैं घुमाकर। तो 3-4 बार एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछ सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा में इस प्रकार के वन होंगे।
अगर आपसे पूछ लिया शंकुधारी वन कहाँ होंगे, वन का टॉपिक नहीं चल रहा, लेकिन जितने भी पहाड़ होंगे, हिल एरिया होंगे, ऊंची जगह होगी जहाँ बर्फ पड़ती हो, वहाँ शंकुधारी वन होंगे। यहाँ शंकुधारी वन, वनों की बात चल पड़ी तो मैं बात कर रहा शंकुधारी वन यहाँ होंगे। मैं तो अभी फिलहाल मैदान की बात कर रहा था, पर वो कुछ और बात थोड़ी स्लिप हो गई, सवाल आ गया एक्सेप्टेड तो डिस्कस कर लिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, द्वीप के बारे में डिस्कस कर लिया और मैदान के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।